हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। अपने जो इतिहास की सीरीज चल रही थी चतुश्रेणी भर्ती को लेकर, ये पूरा का पूरा डेडिकेशन लगाई हुई है हमारी टीम, जिसके अंदर सभी विषयों की सीरीज चल रही है, जिसके माध्यम से आज जो अभी जो क्लास होगी वो अपनी रहेगी इतिहास की, मेवाड़ वंश की चौथी क्लास रहेगी। इससे पहले आपको मैं ज्ञात करा दूं, आपको मैं बता दूं कि अपने चौहान पढ़ चुके हैं और प्रतिहारों की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, चौहानों की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो पढ़ चुके हैं। अब जो ऐतिहासिक घटनाएं पढ़ रहे हैं अपने मेवाड़ वालों की पढ़ रहे हैं, और इसी के अंतर्गत अपना जो पार्ट है वो है चौथा पार्ट। चौथे पार्ट के अंतर्गत अपने करेंगे कि महाराणा प्रताप से लेकर भोपाल सिंह तक की जानकारी लेंगे। और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अपने इस चैनल से अगर कोई नया जुड़ा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को दबा लें कि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अपने बढ़ते हैं अगले मेवाड़ वंश की ओर। और आपको बता दें, मुझे उम्मीद होगी कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे, किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपका तो सिर्फ एक सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए, ठीक है ना। इतना ही हौसला हमें बहुत है नई नई चीजें लाने के लिए डेली। अपने मेवाड़ का चौथा पार्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत क्या है, आज जो चौथा पार्ट है उसके अंतर्गत अपने बढ़ेंगे, महाराणा प्रताप की जानकारियां पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो देख लीजिए कि इस क्लास का फायदा ये है कि अपने पूरी डिटेल्ड तो साथ में पढ़ेंगे, साथ में क्या करेंगे, उन पहलुओं पर अपने चर्चा करेंगे जो ऐतिहासिक घटनाओं के अंतर्गत है। यानी कि पूरी डिटेल भी नहीं कह सकते और पूरा अपने क्या शॉर्ट भी नहीं कर सकते, यानी कि मध्यम मार्ग अपनाया अपने। अब बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जिन्हें शिरोमणि महाराणा के नाम से जाना जाता है, जिनके घोड़े का नाम चेतक था, जिनके घोड़े का नाम चेतक था, जिनके हाथी का नाम राम प्रसाद था। अब बात कर लेते हैं उसी महाराणा प्रताप की, जिनके माता का नाम जयवंताबाई था। उनकी कोख से महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को जन्मते हैं, और विक्रमी संवत 1597 में उनका जन्म होता है, और 1597 ईस्वी के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है धनुष की एक प्रत्यंचा चढ़ाते हुए। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह, और उनकी माता जी का नाम क्या था, जीवंताबाई था। महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था, जहां उदय सिंह की मृत्यु हुई वहां इनका क्या हुआ, जन्म हुआ था। तो याद रखना, याद रखना, महाराणा प्रताप का जो जन्म अपने जहां इनकी मृत्यु हुई, महाराणा प्रताप की बात कर ले तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो हुआ था बादल महल के अंदर, और बादल महल पड़ता है कट्टारगढ़ के अंदर। और कट्टारगढ़ जो है वो कुंभलगढ़ की बिल्कुल ऊपरी क्या है, मंजिल है। और यहाँ इनका 9 मई 1540 ईस्वी को क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और अपने देसी माहों के अनुसार देख लें तो विक्रमी संवत 1597 में इनका जन्म हुआ। ज्येष्ठ का महीना था, शुक्ल तृतीया का दिन था। कौन सा था, ज्येष्ठ का महीना, शुक्ल तृतीया का दिन था। इस दिन क्या हुआ, शिरोमणि महाराणा प्रताप का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि अगर उदय सिंह नहीं होते, उदय सिंह नहीं होते सांगा और महाराणा प्रताप के मध्य, तो मेवाड़ का जो इतिहास है वो कुछ अलग ही होता, अलग ही स्वर्णिम इतिहासों के अंदर और तगड़ा लिखा जाता। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम बता दे तो आपको पता है कि भीलों के अंदर जो बच्चे होते हैं उन्हें कीका कहा जाता है, और महाराणा प्रताप हमेशा भीलों के बच्चों में खेले बड़े थे। इसी कारण महाराणा प्रताप को बचपन का नाम के रूप में भी जाना जाता है, जिसका नाम है कीका। तो याद रखना, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या है, कीका है, याद रखना। महाराणा प्रताप की बात कर लें तो इन्हें हिंदुआ सूरज के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं का क्या, सूरज के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन हिंदू सुल्तान कौन है रे, हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान कौन है, तो याद रखना हिंदू पत कौन है, हिंदू पत के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखना हिंदू पत, हिंदू पत के नाम से किसे जाना जाता है वो भी बता देंगे। तो याद रखना कि हिंदुआ सूरज तो महाराणा प्रताप है। हिंदुआ सुल्तान किसे कहा जाता है, कुंभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, कुंभा को। लेकिन हिंदू पत किसे कहा जाता है, सांगा को कहा जाता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है, महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो हुआ था कहाँ, वो हुआ था कहाँ, इनका जन्म कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। इनका राज्याभिषेक, पहला राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, गोगुंदा के अंदर। लेकिन इनका दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। जहां इनके पिता की मृत्यु हुई वहां इनका पहला क्या हुआ था, राज्याभिषेक। इनके पिता की मृत्यु, उदय सिंह की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी गोगुंदा के अंदर। और इनका जो पहला राज्याभिषेक है वो भी 1572 ईस्वी, याद रखना पूरी डेट,
28 फरवरी 1572 ईस्वी को महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक होता है। तो याद रखना प्रथम, महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक जो है 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा के अंदर हुआ। और महाराणा प्रताप का जो विधिवत राज्याभिषेक है वो राज तिलक करने वाला व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो याद रखना रावचंद्र सेन को। रावचंद्र सेन को बोला जाता है प्रताप का अग्रगामी, महाराणा प्रताप का अग्रगामी। ठीक है, इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी बोला जाता है। इसने राज तिलक किया था और कहां किया था? कुंभलगढ़ के अंदर किया था। तो ये सेकंड राज्याभिषेक, ये क्या बोला जाता है? महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक को राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो अपने डिटेल वाली क्लास में कभी पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखना है महाराणा प्रताप के जो राज्याभिषेक है उसे महलों की क्रांति कहा जाता है। क्योंकि जो जगमाल था इनका भाई था वो क्या शासक बनना चाहता था, जो नाराज होकर अकबर के पास चला गया था। बाद में वो जो जगमाल है वो दत्तानी के युद्ध में मारा गया था। याद रखना दत्तानी का युद्ध 1583 ईस्वी में जब अपने सिरोही पड़ा था वहां कर ली थी बात। तो पुत्र जगमाल उदय सिंह का भाई पुत्र था जिनका नाम था जगमाल, जो कि अकबर के पास चला गया था नाराज होकर। और दत्तानी का युद्ध 1583 ईस्वी 1583 ईस्वी के अंदर हुआ था। उस युद्ध के अंदर जगमाल मारा गया था। ठीक है जी। अब देखिए अकबर द्वारा क्या है, इसके समकालीन जो मुगल बादशाह था वो था अकबर। अकबर ने क्या किया कि इसे समझाने बुझाने के लिए 4 संधि प्रस्तावकों को भेजा था। 4 संधि प्रस्तावकों को भेजा था और उन संधि प्रस्तावकों का जो नाम था वो था जमा भट्टो, यानी कि जैसे जलाल खान, मैं से मान सिंह, वैसे भगवंत दास, ओटो से टोडरमल, यानी कि जमा भट्टो है तो। ठीक है जी, इन चारों को भेजा गया। तो याद रखना जलाल खान, मिर्जा राजा मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ये 4 याद हो गए ना। अब देख लीजिए जलाल खान आया 1572 से स्टार्ट करना है, 1573 पर चारों को रोकना है। 1572 से स्टार्ट करना है, 1573 पर चारों को रोकना है। 3 1573, 1 1572, जलाल खां 1572, ये तीनों के तीनों आगे वाले 1573। अब देख लीजिए इधर 3-3 आ रहा है। तो याद रखना गर्मी के दिनों में आया मान सिंह, गर्मी के दिनों में आया मान सिंह, क्योंकि गर्मीला व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था? गर्मीला व्यक्ति था। कहते हैं गुजरात अभियान पे गया तो रास्ते में मिलने कहां आया, किसको आया? अकबर का जो दरबारी कवि था, या मैं बोलूं दरबारी था, या मैं बोलूं इसका जो सैनिक था अकबर का, मिर्जा राजा मान सिंह, जो विश्वसनीय सैनिकों में से एक था। और उसे भेजा गया कि गुजरात के अभियान से जैसे ही लौट रहा था तो सोचा कि महाराणा प्रताप से मिलता चलूं, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसे भाव नहीं दिया। महाराणा प्रताप ने उसे भाव नहीं दिया। इस चक्कर में क्या है, अकबर से आकर मिला वापिस मिर्जा राजा मान सिंह और कहा कि अगर कभी भी चित्तौड़ पर अटैक करना हुआ तो पहले मुझे कहिएगा, मैं करूंगा वहां पर अटैक जाके। तो याद रखना गर्मी वाले दिनों में गर्म मान सिंह आया था, गर्म तासीर का बंदा था। तो याद रखना जून के महीने में, कब आया? जून 1573। अब यहां पर आप 3 जोड़ो, यहां पर फिर से आप 3 जोड़ो तो आगे वाले निकल जाएंगे। जून 1573 3 जोड़े, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 3 जोड़े सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस याद हो गया, बात खत्म। तो 1572 के अंदर आया जलाल खां, जून 1573 के अंदर आया मान सिंह, और सितंबर 1573 के अंदर आया भगवंत दास, और टोडरमल आया दिसंबर 1573 के अंदर। और ये चारों के चारों क्या रहे? समझाने में, संधि करने में असफल। असफल रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। हल्दी इस कारण क्या है, इन चारों संधियों को फेल होने के बाद में अकबर ने डिसीजन लिया कि अब करेंगे अपने अटैक।
मिर्जा राजा मान सिंह ने कहा हुआ था कि जब भी अटैक करना हो मुझे बुलाना। अब मिर्जा राजा मान सिंह की बारी आ गई, अकबर ने बुला लिया कि भैया अटैक करना है, तू अटैक करने जाएगा, पूरी सेना का नेतृत्व तू करेगा। क्या करेगा? पूरी सेना का नेतृत्व तू करेगा, और तेरे साथ एक मुस्लिम सैनिक भी जाएगा जो नेतृत्व करता में होगा। तो उसका नाम था आसफ खां। दो मुखियाओं को भेज दिया, आसफ खां और अपने मिर्जा राजा मान सिंह को। इनको इस हल्दी घाटी युद्ध की अकबर की तरफ से जो योजना बनाई गई थी, अकबर की तरफ से जो योजना बनाई गई थी वो अजमेर के अंदर बनाई गई थी। कहां बनाई गई थी? अजमेर के अंदर बनाई गई थी। क्योंकि जो उदय सिंह ने के समय कहते हैं कि नागौर दरबार में 1570 के अंदर उदय सिंह जो था गया नहीं था, जिसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, उसके पुत्र ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। इस कारण के कई राजाओं ने कर ली थी, और इनमें से जैसे रावचंद्र सेन ने मारवाड़ का, और महाराणा प्रताप ने, इन्होंने क्या नहीं की थी? अधीनता स्वीकार। वो भी टीस थी उसके मन में। और अब क्या हल्दी घाटी का युद्ध होने का क्या आ गया? समय आ गया। और उस समय की बात कर ले तो ये जो मैगजीन ग्रुप के अंदर जो अपना है, ये पड़ता है अजमेर के अंदर, अकबर द्वारा बनवाया गया अकबर खाना बोला जाता है, जिसे राजस्थान का संग्रहालय बना दिया गया है अभी। और उसके अंदर क्या इसकी योजना बनी थी अकबर की तरफ से। और जो अपने अकबर ने, जो अपने महाराणा प्रताप ने जो योजना बनाई थी, वो बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। तो लिखा हुआ है हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व आमेर का राजा मिर्जा राजा मान सिंह कर रहा था। और हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह का मुस्लिम सहयोगी जो था उसका नाम था आसफ खां। उसका नाम क्या था? आसफ खां। मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व करते हुए जो पड़ाव डाला था, यानी कि जैसे ये अजमेर से निकले और उनकी जो सेना रुकी लास्ट में जाकर, जहां इनका पड़ाव डाला गया तो मोलेला गांव राजस्थान। अरे मोलेला गांव तो अपनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, इसके लिए प्रसिद्ध है, मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी। महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनाई थी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसने अजमेर में, और महाराणा प्रताप ने कहां बनाई थी? वो बनाई थी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। उसने जो पड़ाव डाला मोलेला गांव राजसमंद में डाला था, लेकिन महाराणा प्रताप की जो सेना ठहरी थी उसने पड़ाव डाला लोह सिंह गांव पड़ता है राजसमंद। लोह सिंह गांव कहां पड़ता है? राजसमंद। लेकिन महाराणा प्रताप का जो शस्त्रागार बनाया गया था, जहां पर अस्त्र शस्त्र रखे गए थे महाराणा प्रताप के, वो मायरा की गुफा के अंदर रखे गए थे। कहां रखे गए थे? मायरा की गुफा के अंदर रखे गए थे। ठीक है जी। अब अपने क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने पीपीटी हो गई है खत्म। अब अपने करते हैं, एक बार आप बने रहिए, पीपीटी अपने कर लेते हैं, क्या इंस्टॉल कर लेते हैं, डाल लेते हैं। अच्छा, आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही है ना भाई? है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? तो कोई दिक्कत है तो बता देना भाई, कोई दिक्कत है तो बता देना भाई, है ना। तो कोई दिक्कत हो तो बता देना अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, टेलीग्राम चैनल पर, जहां आपको मौका मिले वहां बता सकते हो। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, और अपने जो बात करेंगे अब वो करेंगे महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप की जो बात करेंगे, प्रताप की जो बात करेंगे अजय विषय। ठीक है जी। हाँ जी। अब बात कर लेते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर ली जाए तो जी, जो ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये हल्दी घाटी जो स्थान पड़ता है, ये पड़ता है राजसमंद के। कहाँ पड़ता है भाई? राजसमंद के अंदर पड़ता है। अब बात कर लें तो राजसमंद में जो जगह पड़ती है वो दो जगह पड़ती है। एक तरफ तो है मोलेला गांव, और एक राजसमंद के अंदर जगह पड़ती है, वो पड़ता है लोहसिंग गांव। कौन पड़ता है? लोहसिंग गांव पड़ता है यहाँ, मोलेला गांव पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि मोलेला गांव में किसने पड़ाव डाला था, तो याद रखना मोलेला मान सिंह, मैं से मोलेला, मैं से मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह या मान सिंह प्रथम,
लोसिंग गांव में लोहा दिखाया किसने? महाराणा प्रताप। किसने बताया? महाराणा प्रताप। इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीजें याद रखना। ये जो युद्ध लड़ा गया था ये बनास नदी के तट पर लड़ा गया था, इसी कारण बनास का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये जो युद्ध था ये युद्ध खमनोर की पहाड़ियों के मध्य लड़ा गया था। जहां पर लड़ा गया था वहां खमनोर की पहाड़ियां थी। क्या थी? पहाड़ियां थी, इसी कारण इसे क्या कहा गया? खमनोर का युद्ध। खमनोर का युद्ध जिसने कहा था वो था अबुल फजल। क्या नाम था उसका? अबुल फजल। तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो याद रखना बंदा गंदा है। क्या है? बंदा गंदा है, बंदायुनी। बंदायुनी क्या है कि अकबर का दरबारी कवि था जो कि आंखों देखा हाल बता रहा था। किसका? किसका बता रहा था? रे हल्दी घाटी युद्ध का। यानी कि मेन रिपोर्टर था दीपक चौरसिया था उस समय का गोगुंदा का युद्ध। और बंदा गंदा है, इतना गंदा है कि राजपूतों को जैसे काटा गया था उस समय, तो उनकी जो खून था उससे अपनी दाढ़ी रंग ली थी इस व्यक्ति ने। तो गोगुंदा का युद्ध कहा गया है। इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हाथियों का प्रयोग किया गया, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपोली, मेवाड़ का थर्मोपोली या मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है। दिवेर के युद्ध को क्या बोला जाता है वो मुझे कमेंट में बताना। मेवाड़ की थर्मोपोली अब कैसे याद रहेगा? थर्मोपोली, थर्माकोल शीट के ऊपर हल्दी लगा दी, थर्माकोल शीट पर हल्दी लगा दी तो थर्माकोल शीट भी कैसी होगी? पीली हो गई। तो याद रखना हल्दी घाटी, हल्दी किस पर रचेगी? व्हाइट थर्माकोल शीट के ऊपर, तो थर्मोपोली। तो याद रखना ये बात कर्नल जेम्स टोड ने। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपीनाथ शर्मा। क्या नाम था? गोपीनाथ शर्मा। तो याद रखना 21 जून 1576 ईस्वी। ये बात किसने कही भाई? ये बात किसने कही? गोपीनाथ शर्मा ने कही। ये बात किसने कही? गोपीनाथ शर्मा ने। लेकिन आपको अगर गोपीनाथ शर्मा का रेफरेंस देके पूछे तो 21 जून 1576 बताना है, लेकिन आपको तो याद रखना है 18 जून 1576। हल्दी घाटी का जो युद्ध मैदान है वो राजसमंद में, मैंने बता दिया। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। तो याद रखना किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध को। ठीक है जी। हल्दी घाटी युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा है, ये भी अपने चर्चा कर चुके हैं। खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। अबुल फजल किसका दरबारी कवि था? अकबर का। और हल्दी घाटी युद्ध को बंदायुनी, बंदा गंदा है, इसने गोगुंदा का युद्ध कहा था। हल्दी घाटी युद्ध को बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, ये भी अपने चर्चा कर चुके हैं। तो इतने इस युद्ध के क्या हो गए? उपनाम। थर्मोपोली की बात कर ले तो थर्मोपोली क्यों? देखिए थर्मोपोली जो नामक है ना, थर्मोपोली नामक मूल युद्ध फारसी सेना नायक फारस में हुआ था। और फारस का था सेना नायक जिसका नाम था जेरेक्सेस। जेरेक्सेस वह यूनान का एक वीर सेना नायक था जिसका नाम था क्या? लियोनिडास। तो याद रखना जो मूल रूप से थर्मोपोली जो स्थान पड़ता है वो फारस के अंदर पड़ता है। वहां का एक क्या था? सेना नायक था जिसका नाम था जेरेक्सेस। और जेरेक्सेस के सामने एक यूनान, एक छोटा सा अपने रियासत या मैं बोलूं छोटा सा एक क्षेत्र था यूनान, और यूनान का सेना नायक था जिसका नाम था लियोनिडास। लियोनिडास और जेरेक्सेस के मध्य हुआ। और इस लिए कर्नल जेम्स टोड ने लिखा कि मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है जो थर्मोपोली जैसी भूमि ना हो। जहां पर मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां थर्मोपोली जैसी कोई भूमि न हो और लियोनाडास जैसा कोई वीर न हो। तो याद रखना लियोनाडास की जो चर्चा की गई है प्रथम रूप से महाराणा प्रताप को बताया गया है।
क्योंकि इस युद्ध के अंदर जो है लियोनिडास हार तो गया था, लेकिन वीरता का परचम लहरा दिया था। तो याद रखना, लियोनिडास देखा था महाराणा प्रताप में किसने, और कर्नल जेम्स स्टोन ने बहुत से युद्ध देखने के बाद में यह कथन लिखा कि मेवाड़ में, याद रखना इसने क्या कहा, इसने क्या कहा कि मेवाड़ में ऐसा कोई स्थल नहीं है जहां थर्मोपोली जैसी भूमि न हो, क्या ना हो, थर्मोपोली जैसी भूमि न हो, और लियोनिडास जैसा क्या ना हो, वीर ना हो, ऐसी कोई भूमि नहीं है पूरे मेवाड़ के अंदर। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हरावली यानी कि अग्रणी सेना, अग्रिम सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी कर रहा था। ठीक है, महाराणा प्रताप की अग्रणी सेना का नेतृत्व हकीम खां सूरी या हकीम खां सूरी कर रहा है। कौन कर रहा है? हकीम खां सूरी। तो याद रखना, हकीम खां सूरी महाराणा प्रताप। और सांगा की जो अग्रणी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन कर रहा था? हसन खां मेवाती कर रहा था। कौन कर रहा था? हसन खां मेवाती। लेकिन महाराणा प्रताप की अग्रणी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? हकीम खां सूर कर रहा है। कौन कर रहा है? सूरी, या एक पठान था वो कर रहा था। हकीम खां सूरी का, सूरी क्या है, इस युद्ध में मारा जाता है, इस युद्ध में मारा जाता है हकीम खां सूरी। और हकीम खां सूरी का जो मकबरा बना हुआ है वो बना हुआ है खमनोर के अंदर। खमनोर पड़ता है क्या? राजसमंद के अंदर। खमनोर जो स्थान है वो चेती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चेती गुलाब के लिए प्रसिद्ध है। गुलाब की प्रसिद्ध, ठीक है जी। और याद रखना, हकीम का सूर का जो मकबरा बना हुआ है वो खमनोर का, खमनोर के अंदर बना हुआ है हकीम का सूर का। हकीम का सूरी जो था वो महाराणा प्रताप की अग्रिम सेना का, या मैं बोलूं रावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। हल्दी घाटी युद्ध में भील सेना का नेतृत्व राणा पुंजा कर रहा था। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भीलों ने भी साथ दिया तो याद रखना राणा पुंजा। हल्दी घाटी युद्ध शुरुआत में राजपूतों ने मुगल सेना को पीछे हटा दिया, यानी कि पहले पड़ाव के अंदर क्या राजपूत आगे थे, लेकिन इसकी एक रिजर्व सेना भी होती है। जैसे मान के चलो कि आधी सेना जो कंपटीटर की सेना है वो यहाँ खड़ी है, ठीक है, यहाँ खड़ी है, और दूसरा उसके सामने जो लड़ने आया है उसकी सेना खड़ी है यहाँ, यहाँ खड़ी है। अब उस सेना का जो रिजर्व होता है, रिजर्व होता है, जैसे इस प्रकार से लड़ती है सेना, प्रकार से। अब ये वाले हिस्से लड़ेंगे, यहां वाली सेना क्या होती है? रिजर्व होती है। अब क्या ये हारने लगे, ये क्या है, हारने लगे, तो अकबर के जो सेना थी उसके अंदर एक रिजर्व सेना का जो सेनापति था, और उस सेनापति का नाम था मेहत्र खां। क्या नाम था? मेहत्र खां। मेहत्र खां ने शोर मचाया कि अरे अकबर आ गया, रे अकबर आ गया, अब तो क्या है, अब तो क्या है, महाराणा प्रताप को हरा देंगे। और ऐसा देते क्या पूरे सैनिकों के अंदर क्या जोश भर गया। जब राजा आ गया तो जोश तो भरेगा भाई, और जोश भर गया। और अकबर के आने की उसने क्या पूरे युद्ध के अंदर क्या है, उसने अफवाह फैला दी। और अफवाह जैसे ही फैलाई तो पूरे सैनिकों के अंदर क्या आ गया, होश अपने क्या आ गया, जुनू आ गया, जुनू आ गया। और बंदायूनी की बात करें तो कहते हैं बंदायूनी ने एक ग्रंथ लिखा और उस ग्रंथ का नाम है मुंतखब उत तवारिख। उस ग्रंथ का नाम क्या है? मुंतखब उत तवारिख। और कहते हैं बंदायूनी का ग्रंथ मुंतखब उत तवारिख ने युद्ध के बाद बंदायूनी ने अपनी दाढ़ी को राजपूतों के खून से क्या है, रंग लिया था। बंदायूनी बंदा गंदा है, यानी कि गोगुंदा का युद्ध कहा था इसने। क्या कहा था? इसकी एक रचना है मुंतखब उत तवारिख, उसमें लिखा गया है कि इसने लिखा कि ऐसी स्थिति आ गई थी, न तो कि मुगल समझ में आ रहे थे और ऐसे समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन सी अकबर की सेना है और कौन सी क्या है कि महाराणा प्रताप की सेना है, क्योंकि अकबर की सेना में भी राजपूत थे, तो उन राजपूतों को भी कैसे मार दें। तो सैनिकों ने पूछा कि क्या किया जाए, तो बंदायूनी और अन्य साथियों ने क्या कहा कि ऐसे करो कि मुस्लिम, जो भी मुस्लिम है उसे छोड़ दो, हिंदुओं को मारो, क्योंकि मरेगा तो हिंदू ही, चाहे इधर मरे चाहे इधर मरे। तो याद रखना, राजपूतों की खून से अपनी दाढ़ी को रंगने वाला कौन सा था?
बंदायु नहीं था क्योंकि ये बंदा गंदा था, क्योंकि इसने गोगुंदा का युद्ध कहा था, किसे कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। महाराणा प्रताप की सेना में अगर हाथियों की बात कर ले तो महाराणा प्रताप की सेना में हाथियों के नाम याद रखना, राम प्रसाद, गज प्रसाद, गज मुक्ता, या मैं बोलूं लूणा तो याद रखना लूणा प्रसाद। इसके एक हाथी था, उसका नाम था लूणा प्रसाद। ये जो राम प्रसाद हाथी है ना, ये तो था महाराणा प्रताप का। जब ये हाथी हल्दी घाटी युद्ध के बाद कहते हैं कि ये हाथी अकबर ले गया, तो अकबर ने इसका नाम बदला और बदल कर क्या कर दिया, पीर प्रसाद कर दिया। राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद। और मर्दाना नामक हाथी जो कि मिर्जा राजा मान सिंह का था, मान सिंह का हाथी था। मर्दाना किसका हाथी था, मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। और मर्दाना है, गजमुक्ता है, गजराज है, गजमुक्ता है, गुजराज है, और आपका रनमंदार है, आदि हाथी अकबर के थे, याद रखना। मिर्जा राजा मान सिंह का हाथी मैंने बता दिया मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट है, हवाई था। क्या नाम था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद, लूणा प्रसाद, गजमुक्ता। और मिर्जा राजा मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना हो गया। अकबर का जो हाथी था इंपॉर्टेंट है, हवाई था। चेतक की समाधि, अब देख लीजिए, महाराणा प्रताप का घोड़ा, और उस घोड़े का नाम क्या था, चेटक या चेतक, चेटक या चेतक कहते हैं। इस चेतक ने क्या किया था कि अपने स्वामी को बचाने के लिए क्या है, ये घाटी में गिर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी जो समाधि बनी हुई है वो बलिच्चा गांव के अंदर बनी हुई है। बलिच्चा गांव की समाधि कहां बनी हुई है, बलिच्चा गांव। कहां बनी हुई है, बलिच्चा गांव। चेतक की समाधि को चबूतरा भी बोला जाता है। इसकी समाधि को क्या बोला जाता है, चबूतरा। समाधि को बोला जाता है, वो बोला जाता है साहब चबूतरा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि चेतक की समाधि बलिच्चा गांव के अंदर पड़ती है। ठीक है जी। अब देखिए कि मुगल सेना की बात कर ले, इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि मुगलों की सेना कितनी थी तो 80,000 थी, राजपूतों की सेना कितनी थी तो 20,000 थी। कितनी थी, 20,000 थी। देख लीजिए कि जाला बिद्दा या जाला मन्ना भी कहा जाता है जिसे, उसने महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया था। तो ये दो चीज याद रखना, जाला बिद्दा, जाला का या मन्ना के नाम से बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति है, इसने क्या किया था, प्रताप के राज चिन्ह धारण किए। ठीक है। और दूसरी बात, एक था छोटी सादड़ी का जाला सज्जा। क्या नाम था, जाला सज्जा। इसने क्या किया था, इसने क्या किया था, सांगा के राज चिन्ह धारण किए थे। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कोरिलेट कर लिया करो चीजें। जाला बिद्दा या जाला मन्ना जो है वो प्रताप के राज चिन्ह धारण करता है। जाला सज्जा जो है वो सांगा के क्या करता है, राज चिन्ह धारण करता है। और स्वयं लड़ना शुरू किया और हल्दी घाटी युद्ध में अपना बलिदान दे देता है और प्रताप को युद्ध मैदान से निकाल लिया जाता है यहाँ से। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। 66 नंबर स्लाइड पे, हल्दी घाटी युद्ध के बाद प्रताप की सेना जो है वो कोल्यारी गांव में रुकी थी।
ठीक है जी। और कोल्यारी गांव के निकट एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कमलनाथ पर्वत। कौन सा है? कमलनाथ पर्वत के पास एक जगह पड़ती है और जगह का नाम है आवरगढ़। क्या नाम बोला जाता है? आवरगढ़। आवरगढ़ को इन्होंने अस्थायी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है कि हल्दी घाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी, तो याद रखना, आवरगढ़ थी। महाराणा प्रताप की अस्थायी राजधानी आवरगढ़ थी, क्योंकि जब महाराणा प्रताप को यहां से निकाला गया तो कोल्यारी गांव में ले जाया गया कमलनाथ पर्वत के पास, और कमलनाथ पर्वतों के मध्य एक जगह पड़ती थी जिसका नाम था आवरगढ़। आवरगढ़ को इन्होंने अस्थायी राजधानी बनाया। और हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात कोल्यारी गांव में महाराणा प्रताप व उसके जो घायल सैनिक थे उनको क्या किया गया था? अपना वो इलाज किया गया था। हल्दी घाटी स्थान को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। और हल्दी घाटी स्थान गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों के मध्य है। गोगुंदा और खमनोर की दो पहाड़ियां पड़ती है ना, उनके मध्य पड़ता है ये स्थान। तो याद रखना, इनके मध्य जो पड़ता है वो पड़ता है हल्दी घाटी युद्ध। क्या पड़ता है? हल्दी घाटी। बनास नदी के किनारे लड़ा गया, इसी कहानी से बनास का युद्ध कहा जाता है। राजसमंद जिला। पूरी जानकारी दे दी इसकी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, हल्दी घाटी युद्ध के बाद चित्तौड़ व उदयपुर पर अधिकार कर लिया था अकबर ने। अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया गया था। चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा था? चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या रखा था? खिजराबाद। और उदयपुर का नाम बदलकर अकबर ने क्या रखा था? तो याद रखना, उदयपुर का नाम रखा था मोहम्मदाबाद। क्या नाम रखा था? ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे, ऐसे ही तो प्रश्न आएंगे। अकबर ने 1576 के युद्ध के पश्चात उदयपुर का प्रशासन जिसको दिया था वो जयपुर के जगन्नाथ कछवाहा को दिया था। किसको दिया था? जगन्नाथ कछवाहा को दिया था। तो याद रखना, उदयपुर का प्रशासन किसे दिया गया था? जगन्नाथ कछवाहा को दिया गया था। लेकिन उदयपुर का नाम क्या कर दिया गया था? मोहम्मदाबाद कर दिया गया था। रणछोड़ भट्ट का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अमर काव्य वंशावली। रणछोड़ भट्ट का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अमर काव्य वंशावली। उसमें लिखा गया है, बाकायदा लिखा है कि उसने कि महाराणा प्रताप की युद्ध से बीच निकलने के बाद उनकी जो मीटिंग हुई थी या सामने जो खड़े थे वो खड़े थे शक्ति सिंह। किससे भेंट हुई भाई? और शक्ति सिंह इनका भाई था। शक्ति सिंह द्वारा महाराणा प्रताप को एक घोड़ा भी सहायता स्वरूप दिया गया था। यही शक्ति सिंह की बात कर लेते हैं। शक्ति सिंह इनसे नाराज था, लेकिन जब युद्ध में भाई को देखा तो उनकी क्या है कि जमीर जागा और उन्होंने एक घोड़ा भेंट किया, क्योंकि इनका चेटक चला गया था। देखिए, बादशाह जब महाराणा प्रताप ने ये युद्ध लड़ा तो फाइनेंशियली रूप से भी कमजोर हो गए। तो मेवाड़ का एक व्यक्ति था जिसका नाम था बादशाह, और बादशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। कर्ण क्या है? दान के लिए प्रसिद्ध था, जिससे राव लूण कर्ण हो गए ना, है ना। तो अलग अलग, जैसे अपने बात कर लेते हैं, बीकानेर का कर्ण किसे कहा जाता है? बीकानेर का कर्ण, है ना। तो राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? उसी प्रकार क्या है कि मेवाड़ का कर्ण किसे कहा जाता है? बादशाह को कहा जाता है। और कर्ण की उपाधि दी गई थी बादशाह को। और बादशाह ने क्या है, काफी पैसा दिया था। मेवाड़ का दानवीर कहलाता है ये। इसने घोड़े दिए, इसने सैनिक दिए। तो याद रखना, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग को राजधानी बनाया। अस्थायी राजधानी किसे बनाया था? आवरगढ़ को, जो कोल्यारी गांव के निकट अपने पड़ती है। याद रखना। और 1578 को महाराणा प्रताप के कुंभलगढ़ दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों ने क्या कर दिया? विरोध शुरू कर दिया, मतलब 2 साल बाद में। तो याद रखना, आवरगढ़ जो है स्थायी राजधानी है। उसके बाद में याद रखना, पहले तो उदयपुर थी, है ना। तो उदयपुर के बाद में क्या है, इसने कि क्या कर लिया? आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाया। स्थायी रूप से किसको बनाया? कुंभलगढ़ को बनाया। अब कुंभलगढ़ पर भी आक्रमण करने शुरू कर दिए किन्होंने? मुगलों ने। प्रताप का दूसरा व औपचारिक राज्याभिषेक 1578 में राव चंद्रसेन ने क्या किया? इनका टिक्का किया था, राज तिलक किया था। 1578 में विधिवत राज्याभिषेक हुआ था। तो विधिवत राज्याभिषेक दूसरा जो माना जाता है वही माना जाता है। तो याद रखना, तो ये जो हुआ था कुंभलगढ़। लेकिन पहला जो हुआ था, फर्स्ट इनका पहला राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा के अंदर। कहां हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। ये भी ध्यान रखना आपको। देखिए, कुंभलगढ़ का युद्ध जो है
फिर होता है साहब कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ पर अटैक कर देते हैं मुगल, और अकबर ने अपने सेनापति शाहबाज खां के नेतृत्व में सेना भेज दी। क्या नाम था? शाहबाज खां। कुंभलगढ़ पर आक्रमण के लिए मुगल सेना भेजी और दोनों पक्षों के मध्य भीषण युद्ध हुआ। और इस युद्ध में और इस युद्ध में सफलता की कोई आशा न दिखाई देने पर प्रताप अपने विश्वस्त सैनिक और योद्धा राव भाण सोनगरा, क्या नाम था उनका? राव भाण सोनगरा को दुर्ग सुपुर्द करते हुए सौंपकर सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। तो याद रखना, ये जब दूसरा युद्ध हुआ यानी कि 1578 में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ, शाहबाज खां अटैक करने आया था, तो उसमें क्या है कि युद्ध के अंदर किसी प्रकार की उन्हें जीत की आशंका नहीं दिखाई दी, तो वो वहां से खुद निकल गए और ये सारा कार्यभार किले का किसको देकर चले गए? राव भाण सोनगरा को देकर चले गए थे। महाराणा प्रताप की पत्नी थी जिनका नाम था अजबदे पंवार, उनकी कोख से एक जन्मा पुत्र था जिसका नाम था अमर सिंह प्रथम। क्या नाम था? अमर सिंह प्रथम का ही पुत्र था। और बाद में ये जंगलों में चले गए तीनों, और कहते हैं जब ये जंगलों में गए थे तो एक दिन क्या है कि इनके रोटी के भी लाले पड़ गए, यानी कि रोटी भी खाने को नहीं थी, और कहते हैं कि घास की रोटी बना के दी, और एक बिल्ला आया और वो भी क्या है उस घास की रोटी को ले गया, और अमर सिंह चीख पड़ा भूख से। तो कहते हैं कि अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़ो गणो हूँ सेव गणो, मेवाड़ी मान बचावण में, हूँ पाख नहीं राखी रण में, बेरियारी खात खिंडावण में। ये जो अपने कविता लिखी है ये बहुत लंबी है, और इस कविता को लिखने का जो कार्य किया है वो किया है किसने? अपने सुजानगढ़ के हैं। कौन है? सुजानगढ़ के हैं कन्हैयालाल सेठिया ने किया है। कन्हैयालाल सेठिया ने एक कविता लिखी और उसका नाम लिखा पित्थल और पाथल के नाम से लिखा था। पित्थल उसमें कहा गया पृथ्वीराज राठौड़ को, और पाथल कहा गया है महाराणा प्रताप को कहा गया है, और उसी के अंदर ये लिखा गया है कि अरे घासरी रोटी न जब बन बिलावड़ो ले भागो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो। कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार शाहबाज खां को भेजा था, यानी कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद 3 बार अटैक करने भेजा किसको? शाहबाज खां को। तो 3 बार आया शाहबाज खां, शाहबाज खां, शाहबाज खां, और चौथी बार आया अब्दुल रहीम खाने खां। चौथी बार कौन आया? अब्दुल रहीम खाने खां। और अंतिम बार जिसको भेजा गया, अंतिम अटैक जिसके नेतृत्व में किया गया, उसका नाम था जगन्नाथ कछवाहा। क्या नाम था? जगन्नाथ कछवाहा। जगन्नाथ कछवाहा की जो समाधि बनी हुई है, इनकी जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है कहां पर? मंडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। देख लेते हैं कि अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार शाहबाज खां को भेजा था। इंपॉर्टेंट, हल्दी घाटी युद्ध के बाद 5 अभियान किए थे। शाहबाज खां, शाहबाज खां, शाहबाज खां, अब्दुल रहीम खाने खां, और अंत में कौन आया? जगन्नाथ कछवाहा। चौथी बार अब्दुल रहीम खाने खां को भेजा था। चौथी बार किसको भेजा था? अब्दुल रहीम खाने खां को भेजा था। और 3 बार लगातार किसको भेजा? शाहबाज खां को भेजा था। और 5वीं बार किसको भेजा? अंतिम बार किसको भेजा था? तो याद रखना जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में अंतिम अभियान था प्रताप के खिलाफ अकबर का। महाराणा प्रताप के खिलाफ भेजे गए प्रमुख सैनिकों के जो अभियान थे, अभियान नाम आए तो ये है, संधि प्रस्तावक आए तो जमा भट्टो, अभियान नाम आए तो 1576 में तो कौन? हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह। युद्ध 1577 में शाहबाज खां, 1578 में शाहबाज खां, 1579 में शाहबाज खां। 77, 78, 79, ठीक है जी। उसके बाद में 80 के अंदर आया अब्दुल रहीम खाने खां। 80 के अंदर कौन आया? अब्दुल रहीम खाने खां। और अंतिम अभियान, ये इंपॉर्टेंट है, डेट इंपॉर्टेंट है, बंदा इंपॉर्टेंट है। अंतिम अभियान 1584 ईस्वी के अंदर जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। और महाराणा प्रताप की विजयों का जो श्री गणेश होता है वो दिवेर के युद्ध से होता है। दिवेर के युद्ध से होता है महाराणा प्रताप की विजयों का उल्लेख जो मिलता है, या मैं बोलूं विजयों का जो श्री गणेश होता है वो दिवेर के युद्ध से होता है। अरे मेवाड़ की थर्मोपोली तो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध को। लेकिन मेवाड़ का
मेवाड़ का मैराथन का युद्ध, ये भी हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली, जिसने ये बात किसने कही थी, अपने कर्नल जेम्स टोड ने। लेकिन दिवेर के युद्ध को मैराथन का युद्ध किसने कहा था, ये भी कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। मैराथन दिवेर है, मैराथन का जो युद्ध था वो था दिवेर वाला। और हल्दीघाटी युद्ध को क्या कहा था इन्होंने, क्या कहा था, क्या कहा था, याद रखना, क्या कहा था, अपने थर्मोपोली। दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने जो पद्धति अपनाई थी वो गुरिल्ला पद्धति का प्रयोग किया था, और पहली विजय थी महाराणा प्रताप की अकबर के सामने। ठीक है जी। और दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगलगढ़, जो कि विभिन्न चौकियां बनी हुई थी, ठिकाने बने हुए थे, उन पर क्या है कि उन्होंने अटैक किया और मुगलों की 36 चौकियों को ध्वस्त किया था। और जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ की 36 मुगल चौकियों को मुगलों द्वारा बंद कर दिया गया था बाद में। कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को 1582 में जो हुआ था, इंपॉर्टेंट है, दिवेर का युद्ध कब हुआ, 1582 के अंदर। और इसे मेवाड़ का क्या कहा है, मैराथन कहा है। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं, 1584 में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान भेजा, और वो कौन सा था, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा था। किसके नेतृत्व में, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। और जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी जो बनी हुई है वो कहाँ बनी हुई है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इसके बाद 1584 से 1597 में ये भी प्रश्न आया हुआ है, जहन में बिठा लेना भाई, बड़े से बड़े छोटे से छोटे एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि 1584 से 1597 तक अंतिम 13 साल, कितने साल, 13 साल महाराणा प्रताप व अकबर के बीच किसी प्रकार का युद्ध नहीं हुआ। इतिहासकार इसे अघोषित संधि कहते हैं। तो याद रखना, अघोषित संधि का काल महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य 13 साल रहा था, 1584 से लेकर 1597 तक। तो याद रखना 1584 से 1597, 1584 से 1597 ईस्वी, याद रखना ये जो है 13 वर्ष अघोषित। ठीक है जी, अघोषित संधि का काल है। 1585 में प्रताप ने अपना आपातकाल व आपातकालीन राजधानी, या मैं बोलूं अंतिम राजधानी, चावंड को बना दिया था। इसने, चावंड पड़ता है वर्तमान सलुम्बर के अंदर। तो याद रखना 1585 में चावंड को राजधानी बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। अघोषित संधि 1584 से लेकर 1597 में। और चावंड को महाराणा प्रताप ने क्या बनाया था, राजधानी। चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत किसके समय हुई, महाराणा प्रताप के समय। चावंड को राजधानी किसने बनाया था, महाराणा प्रताप ने। चावंड शैली का, चावंड चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किसका माना जाता है, अमर सिंह प्रथम का, जो महाराणा प्रताप के क्या थे, पुत्र थे। कर लेते हैं बात। हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात प्रताप की सर्वाधिक जो समय है वो कहां बीता था, वो बीता था साहब आपके चावंड के अंदर। महाराणा प्रताप के समय चावंड जो राजधानी है वो 12 साल तक रही, तथा अमर सिंह के समय चावंड राजधानी 16 साल तक रही थी। अर्थात कुल 28 साल मेवाड़ की राजधानी क्या रही थी, चावंड रही थी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12 और 16 कितने हो गए साहब, 12 और 16 कितने हो गए साहब, 12 और 16 हो गए 28 साल। कितने हो गए, 28 साल रही थी ये राजधानी। देखो 1585 प्लस 28, 1585 में बनाई प्लस इसमें 27 करोगे, 1585 में तो बनी गई, 27 करो, 5 और 7 12, 11, 1612 तक क्या है ये राजधानी रही। याद रखना 28 साल चावंड राजधानी। ये प्रश्न आए हुए हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े। चावंड राजधानी महाराणा प्रताप ने बनाई 1585 से कब तक, 1612 तक। और ये जो राजधानी है ये कितने साल रही, मेवाड़ की राजधानी 28 साल तक रही थी। 16 साल तक तो रही किसकी, अमर सिंह की, और 12 साल तक किसकी रही, महाराणा प्रताप की रही थी। महाराणा प्रताप की सर्वाधिक समय तक राजधानी कौन सी रही थी, चावंडी रही थी।
चावंड चित्रकला शैली भी महाराणा प्रताप ने चलाई थी। और कहते हैं चावंड चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है वो इनके पुत्र अमर सिंह प्रथम का माना जाता है। किसका माना जाता है? अमर सिंह प्रथम का। चावंड चित्रकला शैली जो है उसका 1605 ईस्वी में अमर सिंह के समय एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है रागमाला चित्रित ग्रंथ है। और ये जो कार्य किया था नसीरुद्दीन ने किया था। नसीरुद्दीन किसका दरबारी कवि था, दरबारी चित्रकार था? तो याद रखना अमर सिंह का। अमर सिंह के दरबार में था नासिरुद्दीन। कौन था? नसीरुद्दीन। चित्रकार द्वारा बनाया गया महत्वपूर्ण चित्र है ये। और महाराणा प्रताप का जो दरबारी कवि था वो था चक्करपाणी मिश्र और हेमरतन सूरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ प्रश्न है। चक्करपाणी मिश्र किसके दरबार में था? महाराणा प्रताप के दरबार में था। याद रख लेना, चक्करपाणी मिश्र याद रखना किसके दरबार में? महाराणा प्रताप। चक्करपाणी मिश्र ने एक बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे जिनमें विश्व वल्लभ, राज तिलक पद्धति, राज्याभिषेक, मुहूर्त माला और मुहूर्त मार्तंड के नाम से इसने ग्रंथ लिखे थे। ये प्रश्न आया हुआ है, विश्व वल्लभ किसका ग्रंथ है? तो याद रखना किसका है? चक्करपाणी मिश्र का। हेमरतन सूरी ने एक रचना लिखी थी और उसका नाम क्या है? गोरा बादल री चौपाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेमरतन सूरी ने एक रचना लिखी गोरा बादल री चौपाई। महाराणा प्रताप की राज्याभिषेक से मृत्यु तक राजधानियों का क्रम देख लिया जाए तो सबसे पहले इन्होंने गोगुंदा को बनाया, गोगुंदा के बाद कुंभलगढ़ को, कुंभलगढ़ के बाद अस्थायी राजधानी आवरगढ़ को, आवरगढ़ के बाद फिर से कुंभलगढ़ को, फिर दिवेर को, और सर्वाधिक समय तक यानी कि आपके 12 साल तक सर्वाधिक समय तक राजधानी यानी कि आपकी 12 साल महाराणा प्रताप की कौन सी रही थी साहब? आपकी चावंड रही थी। 1585 में बनाई थी। 28 साल मेवाड़ की राजधानी रही थी। 19 जनवरी 1597 को, ये डेट भी याद रखनी है, मृत्यु भी याद रखनी है इनकी, कैसे हुई, कब हुई। 19 जनवरी 1597 को इनकी मृत्यु हो जाती है और 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है। 19 जनवरी 1540 को 57 साल की आयु में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु जो है चावंड में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी मृत्यु चावंड में हुई थी। और ये क्या है? धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उसमें ये घायल हो चुके थे, उस वजह से क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप जो, ये प्रश्न भी आया हुआ है, महाराणा प्रताप किस नंबर पे थे शासकों के क्रम में? तो याद रखना मेवाड़ के 54वें शासक बने थे ये, 54वें शासक बने थे, 54th, याद रखना 54वें शासक। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की छतरी है। तो याद रखना महाराणा प्रताप के 8 खंभों की जो छतरी है वो सलुम्बर में स्थित है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और गांव पूछ ले तो बांडोली गांव, कौन सा है? बांडोली गांव, कौन सा है? बांडोली। अच्छा, चेतक की छतरी कौन सी है? कहां पर है बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। चेतक की छतरी बलिच्चा गांव, कहाँ है? बलिच्चा गांव। लेकिन महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? वो है बांडोली गांव। दोनों का बैस है, बलिच्चा में तो है चेतक की और बांडोली में है महाराणा प्रताप की। 8 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी किसकी पढ़ के आए हैं भाई? याद रखना 32 खंभों की छतरी है जगन्नाथ कछुआ की, मांडलगढ़ में, जो कि महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम अभियान था वो। ठीक है जी। रावली टोड अजयपाल का संबंध भी महाराणा प्रताप से था। और महाराणा प्रताप का जो स्मारक बना हुआ है वो मोती मगरी उदयपुर के अंदर बना। देख लीजिए छतरी जो बनी हुई है वो बनी हुई है सलुम्बर के अंदर। और सलुम्बर में भी जगह कौन सी है? सलुम्बर में भी जगह है बांडोली। कहाँ बनी हुई है इनकी छतरी? महाराणा प्रताप की बांडोली में। लेकिन इनका स्मारक जो बना हुआ है वो मोती मगरी उदयपुर में बना हुआ है, वह दिवेर राजसमंद में स्थित है। और कन्हैयालाल सेठ यानी इनके ऊपर पित्थल और पाथल लिखी थी, उसकी अपने चर्चा कर चुके हैं। इसमें पित्थल तो है पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के कल्याणमल का पुत्र था, पृथ्वीराज राठौड़। और पाथल जो है वो है प्रताप। ठीक है,
अब देख लीजिए, अब इनके बाद इनका पुत्र आया है और उस पुत्र का नाम क्या है, अमर सिंह प्रथम है। ठीक है।